हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ऑन एग्जाम मास्टर यूट्यूब चैनल। और बात होगी यहाँ पर संविधान सभा के निर्माण की। मतलब भारत में संविधान बना, संविधान कैसे बना, कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, किन किन लोगों का सहयोग रहा, और सबसे बड़ी बात, कंपटीशन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है संविधान निर्माण को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। तो ये टॉपिक 1 होगा, चैप्टर 1 होगा। ये होगी शुरुआत जिसमें आप एकदम ये क्लियर कर पाओगे कि मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई इन सब की। ये जो हम आज जिस कॉन्स्टिट्यूशन में जी रहे हैं, जिन नियम कानूनों का हम पालन कर रहे हैं, आखिर इसके बनने की शुरुआत कैसे हुई, मतलब किसके दिमाग की ये उपज थी और कैसे इन सब चीजों पर काम हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो चीज निकल के आती है वो ये है कि संविधान सभा की पहली मांग है ना, पहली मांग। सबसे पहले देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण। और संविधान सभा यानी हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए खुद का, जो हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हो और हम भारतीयों के लिए हो। तो सबसे पहले इसकी जो मांग हुई 1934 में बाई स्वराज पार्टी, है ना। सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग कर डाली। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि जब देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों के बनाए गए नियम पे हमारे देश के लोगों को चलना होता था। और उसमें होती थी बड़ी दिक्कत, क्योंकि अगर बाहर का कोई व्यक्ति आपको आपके घर में आकर के ये कहे कि तुम्हें इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है ना। बाहर का कोई व्यक्ति आपको आपके घर पे आकर के अगर ऐसी बातें बोले तो भैया आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह जब हमारे देशवासियों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी, सोचे कि यार ये बाहर के विदेशी, बाहर के अंग्रेजी, इनकी सभ्यता अलग है, इनकी संस्कृति अलग है, इनका रहन सहन अलग है, ये दिखने में अलग है, ये अपना हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हम कहाँ सदियों से जो है कैसे चले आ रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जब एक साइकोलॉजी बनी हमारे उस समय के लीडर्स के अंदर, तो 1934 में इन्होंने जो है स्वराज पार्टी ने सबसे पहली मांग कर डाली संविधान सभा की। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन आता है एमएन राय, है ना। सबसे पहले एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि संविधान सभा की पहली मांग किसने उठाई? एमएन राय का नाम आता है। कब उठाई? 1934 में। और किस पार्टी ने उठाई? स्वराज पार्टी। अच्छा, 1934 के बाद 35 में फिर कांग्रेस ने भी कह दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, एओ ह्यूम वाली, कि भाई हाँ, संविधान का निर्माण होना चाहिए। हमारे देश का शासन हमारे देश की जनता के हित को देखते हुए, उनकी आदत, उनकी रुचि और कैसे वो इसमें सरवाइव कर सकते हैं, ये सब देख करके हम नियम कानून बनाएंगे और हमारा खुद का अपना नियम कानून होगा। तो कुछ यहां से बात जो है वो शुरू होती है इस कहानी की 34-35 की घटना से। फिर आ जाइए, एक निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव आया 1942 में। 1942 में क्या प्रस्ताव आया? देखिए यहां पर अगर हम बात करें 1942 में, तो एक निर्वाचित संविधान सभा यानी चुने हुए लोग संविधान सभा में होंगे। निर्वाचित का मतलब क्या हुआ कि कुछ चुने हुए लोग संविधान सभा का निर्माण करेंगे। इस चीज का प्रस्ताव 1942 में आया, जिसे आप क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हो। ये चीज जो है किसके नाम से फेमस है? क्रिप्स मिशन। याद रखिएगा, मैं इसे ब्लैक कर दे रहा हूँ। क्रिप्स भाई साहब थोड़ा आपको हल्के समझ में आ रहे होंगे, तो अभी आपको ये डार्क हो जाएंगे, है ना। क्रिप्स मिशन 1942। तो ये जो है निर्वाचित संविधान, वो क्या था? पहला प्रस्ताव था। अब निर्वाचन मंडल का पहला प्रस्ताव आया 1942 में क्रिप्स मिशन में। जिन्हें ये कंफ्यूजन होती है कि सर पहला प्रस्ताव, तो पहला प्रस्ताव हमेशा एमएन राव का माना जाएगा, लेकिन अगर पूछे कि निर्वाचित वाला प्रस्ताव, तो ये 1942 क्रिप्स मिशन माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद आपके ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली,
उनका नाम आपने सुना होगा। क्लेमेंट एटली ने 1946 में ये घोषणा कर दी कि भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। जब यहाँ के लोगों ने पानी भरना शुरू कर दिया, नाक में दम कर दिया कि नहीं भाई, अब आपकी बात हम नहीं मानेंगे, आपका शासन हम नहीं मानेंगे, हमें हमारा खुद का संविधान दो, हमें हमारे खुद के नियम कायदे कानून जो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, हमारे देश के लोगों के द्वारा, हमारे देश के लोगों के लिए। तो फिर यहाँ पर क्लेमेंट एटली ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, आपको स्वतंत्र होने का अधिकार है और आपका अपना संविधान होना चाहिए। तो ये कैबिनेट मिशन योजना के नाम से एक चीज आई, 1946 में आई ये कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, यहां से शुरू होती है आपके संविधान की प्रोसेस और इसी आपका जो वर्तमान का संविधान है हमारा, ये इसी कैबिनेट मिशन योजना 1946 पर आधारित है। इसमें क्या हुआ, इस कैबिनेट मिशन योजना में ये कहा गया कि भाई ऐसा है कि अब अलग अलग क्षेत्र से आप प्रतिनिधि चुन लीजिए और यही प्रतिनिधि मंडल यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल होगा, 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि होगा, है ना। तो 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि चुन करके, उस समय जितनी भी जनसंख्या थी सारे क्षेत्र से, है ना, सारे रिप्रेजेंटेटिव अपने अपने क्षेत्र की जरूरत, नियम कायदे कानून, प्रतिनिधि का मतलब क्या हुआ कि हम अपने यहाँ से भेज रहे हैं तो वो हमारे यहाँ का देखेगा ना कि हमारे यहाँ की लोक कला क्या है, हमारे यहाँ का व्यवसाय क्या है, हमारे यहाँ कितना कम विकास हुआ है या ज्यादा, यही सब ना देख के हम भेजते हैं संविधान में शासन करने के लिए लोगों को। तो ये हुआ कि भाई चलो 10 लाख लोगों का एक प्रतिनिधि होगा, किसमें, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। अब ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 का पहला जो अधिवेशन था, ठीक है, यहां पर देखिए, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389, यानी टोटल 389 लोग चुनकर के आए, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के थे और 93 देसी रियासतों से लिए गए थे। ठीक है, अब देखिए 1946 में चुनाव हुआ इन्हीं प्रतिनिधित्व वालों का, जिसमें कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें और 15 सीट स्वतंत्र प्रत्याशी यानी जो इंडिपेंडेंट, जिसे हम आज कहते हैं निर्दलीय लोग। तो 208, 73 और 15, ये जो है चुनाव जब हुआ प्रतिनिधिमंडल का, तो उसमें कुछ इस तरह लोगों ने सीटें जीती। अब जब चुनाव हो गया, जुलाई अगस्त में ये चुनाव हुआ था, ठीक है, जब जुलाई अगस्त 1946 में ये सारे लोग सीट जीत लिए, तो इसके बाद क्या किए, संविधान सभा की पहली बैठक बुला दी। चूंकि उस समय कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था हमारा, तो पहली बैठक बुला दिए कब, 9 दिसंबर 1946 को। ये सारे लोग जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, इन प्रतिनिधियों ने मिलकर के जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक बुला दी। यानी सारे लोग आइए, बैठ के हम बात करते हैं भाई, आपके क्षेत्र में असम वाले, लद्दाख वाले, जम्मू कश्मीर वाले, उत्तर प्रदेश वाले, सारे प्रतिनिधि आकर के 9 दिसंबर को चर्चा करते। अच्छा, यहाँ पे क्या एक घटना हुई कि 9 दिसंबर को इनके पास एक अध्यक्ष नहीं था। ठीक, ये हुआ इस बैठक में कि भाई किसको मुखिया बनाया जाए, तो उस समय थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो 9 दिसंबर वाली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष, यानी स्थायी परमानेंट नहीं बल्कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बने 9 दिसंबर 1946 को आपके सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। चलिए, बहुत सारे लोग कमेटी के थे जो कहे नहीं भाई सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये ठीक नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बस 2 दिन बाद 9 तारीख को बेचारे बने और 11 दिसंबर को 1946, याद रखिएगा 9 के बाद 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा कुल कितने दिन के लिए थे, 9 और 10, 11 को हो गए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे स्थायी अध्यक्ष और इनकी सर्वसम्मत थे। माने सभी लोग चाहते थे कि भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वही जिनको परीक्षा में एग्जामिनर ने लिख दिया था एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब बड़ी तीव्र बुद्धि के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे नहीं पहले राष्ट्रपति बन गए हमारे भारत के, ठीक है। तो भैया ये हुआ कि सब लोग मिलजुल के चलो अब इनको जो है राजेंद्र प्रसाद को बना दिए अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष बना दिए, संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, ये भी जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन हो गया है ना कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय तो भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा था। 9 तारीख को जब मीटिंग हुई तो ये हुआ कि चलो सच्चिदानंद सिन्हा को बना दे, लेकिन जब ज्यादा लोग असंतुष्ट हो गए कि नहीं भाई सच्चिदानंद सिन्हा ठीक नहीं है, तो 2 दिन में डिसाइड कर लिया और 11 तारीख को कहा कि भाई राजेंद्र प्रसाद जी आप हैं
संविधान सभा के अध्यक्ष। चलिए अब शुरू होता है संविधान का निर्माण। अब जब अध्यक्ष हमारे बन गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो संविधान का निर्माण जो है जिम्मेदारी सौंप दी गई इसी सभा को, है ना, कि चलो भाई अब आप लोग नियम कानून बनाइए। तो जब नियम कानून बनाने की बारी आई, इसमें समय कुल कितना लगा, 2 साल 11 महीना 18 दिन टोटल। इसमें अलग अलग कमेटियां बनी, है ना, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे मेन कमेटी थी, सबसे प्रमुख कमेटी थी। अगर मैं बात करूं तो संघ शक्ति समिति, ये जवाहरलाल नेहरू की थी, ठीक है। संघ शक्ति समिति जो थी ये जवाहरलाल नेहरू थी इसके अध्यक्ष। फिर थी संघीय संविधान समिति, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने अपने अंडर में रखा, भाई इनको पीएम बनना था। शुरू से नेहरू जी बड़े पैसे वाले थे, तो शुरू से इनको था कि हमारे पास, और सीटें भी कांग्रेस ने खूब जीती थी, है ना, सबसे ज्यादा सीटें भी कांग्रेस के पास थी। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति ये दोनों जवाहरलाल नेहरू के पास थी। अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति किसके पास थी? प्रांतीय संविधान समिति ये थी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बारदोली सत्याग्रह वाले, ठीक है। फिर आती है एक प्रमुख प्रारूप समिति जिसके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया गया कि भाई आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत बुद्धिमान आदमी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये चीज दे दी गई, भाई विदेश से पढ़ के आए थे, उनका भी भौकाल टाइट था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, नेताओं के बीच में अपनी बात खुल के कहते थे और एक बड़े मतलब जो है पिछड़े वर्ग को, दलित वर्ग को प्रेजेंट करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भीमराव अंबेडकर की सबसे खास बात यह थी कि जिस वर्ग की तरफ नेहरू लोगों का जो ध्यान नहीं था उस वर्ग को वो रिप्रेजेंट करते थे और उनके प्रतिनिधि थे। हालांकि भीमराव अंबेडकर जो है जब चुनाव हुआ था तो पश्चिम बंगाल से ये इनको प्रतिनिधित्व मिला था, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से बंटवारा हुआ 46 में, 47 जो भी था, तो बंटवारा में वो चला गया पाकिस्तान में। तो भीमराव अंबेडकर का जो प्रतिनिधित्व था वो वहां से खत्म हो गया था। तो बाद में इनको जो है मुंबई से इसका रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। तो ये मुंबई से बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब बाबा साहब को ये था कि भाई चलो आपको संविधान का पूरा ड्राफ्ट, पूरा प्रारूप बनाना है ना। तो इसको तैयार करने में इनको कुल जो है 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा और 26 नवंबर 1949 को, देखिए 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनके तैयार हो गया, ठीक है। जब संविधान बन के तैयार हो गया तो ये हुआ कि चलो भाई अब हमने अपना एक नियम कानून खुद का जो है बना लिया है, ठीक है। तो जब तैयार हो गया तो 24 जनवरी 1950 को सबको बुला करके मीटिंग में सबका हस्ताक्षर कर लिया गया, जितने भी अध्यक्ष थे, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, कि भाई अब ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके बारे में अगर मैं आपको खास बात बता दूं कि संविधान सभा में कुल 15 लेडीज सदस्य थी, टोटल कितना, 15। और भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो ये संविधान सभा का जो प्रतीक था, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि संविधान सभा का प्रतीक कौन सा है, तो वहां पर आप लगाएंगे प्रतीक में हाथी। संविधान सभा का प्रतीक क्या था, हाथी, ठीक है। तो ये जो है 24 जनवरी 1950 को सबका हस्ताक्षर हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था लागू हो गई, हमारा देश गणतंत्र हो गया। तो ये कुछ प्रोसेस थे संविधान के। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, कैसे बैठक बनी, कैसे कौन कौन लोग थे, ठीक है। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका डिपार्टमेंट देखे थे। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया नियम समिति ये राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमारा जो मूल संविधान है, यानी जो ओरिजिनल मूल संविधान है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, ठीक है। मूल संविधान अंग्रेजी में है, लेकिन नंदलाल बोस ने इसको हाथ से हैंड रिटन लिख के, ठीक है, हिंदी में नंदलाल बोस ने इसको पूरा हिंदी में तैयार किया, ट्रांसलेट किया, ठीक है। हिंदी रूपांतरित किसने किया, नंदलाल बोस जी के द्वारा। अच्छा, संविधान सभा का जो चुनाव था ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुआ था, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या, यह मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब प्रारूप समिति के कुछ सदस्य थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे अध्यक्ष, फिर थे गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी सलाहकार थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला इनका नाम आता है।
फिर माधव राव का नाम आता है जो बीएल मित्र के स्थान पर थे, और टीटी कृष्णमाचारी थे। अच्छा, आप संविधान की कुछ विशेषता मैं आपको बता दूं, जो आप कुछ विशेषता तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ विशेषता है जो आप नहीं जानते हैं हमारे संविधान की। ठीक है, ये पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली विशेषता ये है कि सबसे पहले भारत में संविधान सर्वोच्च है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब ये बनाया गया, इन लोगों ने अपना पूरा गुणा गणित करके जब नियम कानून बनाए, तो इन्होंने जो है सारी चीजें एक तरफ, संविधान सबसे उच्च होगा। अब हम गणतंत्र हो रहे हैं तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली विशेषता कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊंचा कुछ भी नहीं। दूसरी विशेषता यह है कि हमारा जो संविधान है ये लिखित संविधान है, और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है, विश्व का। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का लिखित संविधान है, विश्व का विशालतम सबसे बड़ा संविधान है ये। ठीक है, विश्व में इससे बड़ा संविधान अभी तक किसी का नहीं है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है ना, संसदीय शासन प्रणाली। अच्छा, ये चीज तो आप जानते ही होंगे कि ये जो हम सांसद चुन के भेजते हैं, यही संसद में जाके नियम कानून बनाते हैं, तो संसदीय शासन प्रणाली है। अगली विशेषता यह है कि यहाँ पर वयस्क मताधिकार है ना, वयस्क मताधिकार, जो कि केवल 18 साल के प्लस लोग जो है वोट कर सकते हैं, वयस्क मताधिकार। अगला है यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है कहाँ, हमारे देश भारत में। अगली विशेषता जो है वो ये है कि हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता। ये सब विशेषता जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ा काम आने वाली है। एकल नागरिकता के बाद जो अगली विशेषता है ये है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता, यानी कि किसी भी धर्म को प्रतिनिधित्व नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा ये है, सबसे जरूरी जो है, इसमें कठोरता और लचीलापन दोनों है। ठीक है, इसमें कठोरता और लचीलापन दोनों पाया गया है, तो ये है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता। अब आशा करता हूं कि आपको जो है संविधान बनने तक की सारा चैप्टर 1 एकदम कंप्लीट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किन किन लोगों ने इसमें जो है योगदान किया, क्या क्या चीजें मेन पॉइंट आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब जो अगला टॉपिक होगा कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद, 395, कितनी अनुसूचियां थी शुरू में, अगर बात किया जाए टोटल 22 भाग थे, है ना। जो हमारा पहला जो संविधान बना उसमें टोटल अगर हम बात करें तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे इसके। ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी। तो इस तरह से जो है अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के तैयार हो गया। इतने लोगों का सहयोग मिला इसमें। ठीक है, और ये सारे लोग जो है अध्यक्ष थे। बाकी आप सभी चीज़ें जानते हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। अब किस देश से हमने क्या लिया, किस अनुच्छेद में क्या डाला, है ना, और ये सारी चीज़ें जानना जो है ज़रूरी है। तो इसके लिए पार्ट 2 का इंतज़ार करिए। आशा करता हूँ कि ये संविधान बनने की जो कहानी है, संविधान बनने का जो प्रोसेस था, ये आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान क्या है। शासन करने की पद्धति है ना, एक शासन करने का सिस्टम है जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 अलग अलग अंग हैं। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, नियम बनाने वाले लोग हैं, शासन करने वाले लोग हैं, और लोगों तक योजनाओं को पहुंचाने वाले लोग हैं। तो इन सब के बारे में हमारा पार्ट 2 में एक डिटेल्ड डिस्कशन होगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या क्या चीज़ें मतलब पढ़ सकते हो और कवर कर सकते हो। तो भाई जब आपका वीडियो पर इस वीडियो पर लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मिलता रहेगा। और कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है वो आपकी अब हमारे जिम्मे है। नीचे व्हाट्सअप नंबर है, सुपर टेट, सी टेट, लेखपाल, BEO, जिसके लिए भी आप तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर 9452267492 को सेव करिए और अपना नाम, जिला का नाम लिख करके भेज दीजिए।
जय हिंद आप सभी को, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे। जैसा कि आप सबको महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूचियां और अनुच्छेद के महत्वपूर्ण भाग, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद अब आपका जो कंफ्यूजन है संविधान से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड, अनुसूची से रिलेटेड और इसके भाग से रिलेटेड, ये एकदम खत्म होने वाला है, जान लीजिए। क्योंकि मैं आपको जरूरी अनुच्छेद बता दूंगा कि कौन से अनुच्छेद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जब संविधान बना उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे। जवाब होगा 395। फिर अनुसूचियां कितनी थी? 8। और भाग कितने थे? 22। लेकिन अब अगर हम बात करें संशोधन करते 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 आज 450 के आसपास अनुच्छेद पहुंच गए हैं। अनुसूची भी बढ़ के 8 से 12 हो गई है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले भाग की। संविधान का जो पहला भाग है वो यहां पर आप देखेंगे। पहले भाग में क्या है? संघ और इसका क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यानी भारत राज्यों का एक संघ है, इसका क्षेत्र कहां से कहां तक है, और ये आर्टिकल 1 से 4 में आपको इसका विवरण मिलेगा। यानी संघ और क्षेत्र की जानकारी भाग 1 में है और आर्टिकल 1 से 4 तक, यानी अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 तक आपको यहां पर मिलेगा। भाग 2 में क्या मिलेगा आपको? नागरिकता। यानी हमने जो इसकी ट्रिक बनाई थी, मतलब हम लोगों ने जब पढ़ाई की थी हॉस्टल से, तब मैंने ट्रिक बनाई थी 1 संघ, 2 नागरिक, 3 मौलिक, 4 राज्य। ठीक है, ऐसे हमने जो है इसकी ट्रिक बनाई थी। तो 1 संघ यानी भाग 2 है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के लिए जाती है। 5 से 11, ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 में अगर हम बात करें तो आपको नागरिकता देखने को मिलेगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों में प्रवेश करना और उनकी स्थापना। अनुच्छेद 3 कहता है राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र के सीमाओं और नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 जो है ये संविधान के प्रारंभ के समय में जो नागरिकता थी उसकी बात है। फिर आते हैं भाग 3 पर। ठीक है, इसी तरह ये टोटल कितना भाग है? 22 भाग है संविधान में, और ये वाला हिस्सा कितना है? 395 है। और अगर आप इनके विषय को समझ गए ना, जो आपसे पूछता है सबसे ज्यादा मौलिक अधिकार ही पूछता है, जान लीजिए। मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। आर्टिकल कितने में है? 12 से 35 तक है। अब 12 से 35 तक में कौन कौन से अनुच्छेद आपको याद रखे हैं? सबसे पहले अनुच्छेद 14 याद करिए। 14 क्या है? ये विधि के समक्ष आपका अधिकार बताता है, समानता का अधिकार। ठीक है, फिर अनुच्छेद 15 क्या बताता है? धर्म, जाति, लिंग की समानता बताता है। आपका जन्म स्थान के आधार पर आपको कोई विभेद नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 बहुत पूछता है। जी हाँ दोस्तों, छुआछूत का अंत। आर्टिकल 17 में आपको मिलेगा अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का जो अंत है ये आपको अनुच्छेद 17 में देखने को मिलेगा। 18 में उपाधियों का अंत देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी 14 और 17 ये दो पूछता है। ठीक है, 17 अस्पृश्यता का अंत और 14 है विधि के समक्ष समानता का अधिकार। 19 में आपको बोलने संबंधी स्वतंत्रता है। 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये भी कभी कभी पूछ लेता है। आर्टिकल 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता इसके संरक्षण की गारंटी लेता है। ठीक है, तो यह है आपका मौलिक अधिकार। 12 से 35 तक अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 है। फिर आते हैं भाग 4 पर। भाग 4 क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ये जरूर याद रखना। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत। इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक आता है।
नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। 36 से 51 में क्या क्या आएगा देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 39 का में समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता है, और 40वीं ग्राम पंचायत की अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए है, आर्टिकल 40। तो ये भाग 4 की कहानी हो गई, समझ गए। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक 4A मौलिक कर्तव्य बताता है, जो कि यहां पर आपको मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में मिलेगा। तो अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 51A। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, 4A, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूनियन। भाग 5 में क्या है देखिए, भाग 5 में है आपका यूनियन, अनुच्छेद 52 से 78 कार्यकारी, संसद है 79 से 122, राष्ट्रपति की विधान शक्तियां 123, संघ न्यायपालिका 124 से 47, और कैग यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत के अटॉर्नी जनरल 148 से 51। अब इसमें आपसे क्या पूछेगा, राष्ट्रपति विधान की शक्तियां 123 पूछ लेगा, और भाग 5, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है कैग, याद कर लीजिए। नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कि किस भाग में है, 5वें भाग में इनका उल्लेख है। आर्टिकल 148 से 151 तक जो है इसका उल्लेख आपको मिलेगा। तो अनुच्छेद 148 टू 151। तो आपको क्या क्या याद करना है, अस्पृश्यता का अंत, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य, और महालेखा परीक्षक और नियंत्रक भारत के अटॉर्नी जनरल, ये 3-4 चीज याद कर लो, फिर आगे बढ़ना है आपको। अब आते हैं भाग 6 में। भाग 6 क्या कहता है, राज्य यानी स्टेट। सबसे पहले स्टेट की सामान्य परिभाषा आपको मिलेगी आर्टिकल 152। यहां पर अनुच्छेद समझ लीजिए इसे, ये सब अनुच्छेद हैं। कार्यकारी मिलेगा 153 से 67, राज्य का विधानमंडल 68 से 212, गवर्नर की विधान शक्तियां 213, राज्यों में हाई कोर्ट उच्च न्यायालय 214 से 31, और अधीनस्थ न्यायालय 33 से 37। अब इसमें ज्यादातर अगर पूछता है तो ज्यादा से ज्यादा गवर्नर की विधायी शक्तियां 213 पूछेगा, बस इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। फिर आता है भाग 8, संघ शासित प्रदेश, 239 से 241, ठीक है। संघ शासित प्रदेश 239 से 241 अनुच्छेद। भाग 9 में है पंचायती, और भाग 9A में है नगर पालिका, B में है सहकारी समिति। यानी भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत राज से संबंधित है। 9A नगर पालिका और 9B है सहकारी समितियां। इधर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, पंचायत जो है वो 243 से 243 0, और यहां पर 243P से 243ZG, और सहकारी समितियां 243ZH से 243ZT तक, ठीक है। और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आपको मिलेगा 44। ये है भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, यानी भाग 10 तक आपने क्या क्या देखा। भाग 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पंचायत से पूछेगा, ठीक है। तो टोटल 22 भाग हैं, जिनमें से बस कुछ ही भाग इंपॉर्टेंट है। भाग 11 में यूनियन राज्य के बीच संबंध है। भाग 12 में वित्त संपत्ति अनुबंध और छूट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस यहाँ पर आपका संपत्ति का अधिकार बाद में खत्म हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे भाग 13 है क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य संभोग। भाग 14 है यूनियन राज्यों के तहत सेवा चुनाव, लोक सेवा आयोग 14 में है, याद रखिएगा। इलेक्शन है 15 में, चुनाव, ठीक है। चुनाव 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक। तो इतना ही ज्यादा जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी भाग में भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आधिकारिक भाषा है भाग 16 में उल्लेख किया, 17 में, ठीक है, याद रखिएगा। आधिकारिक भाषा यानी 10, 5, 15, 2, 17। तो भाग 17 में क्या है, संघ की भाषा, क्षेत्र की भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि की भाषा और विशेष निर्देश। तो भाषा संबंधी चीजों का वर्णन किस भाग में है, 17 में, ठीक है। और इसके बाद इमरजेंसी है 18 में,
19 में है डिफरेंट चीजें और संविधान में संशोधन है। भाग 20 में क्या है, संविधान का संशोधन 368 आर्टिकल, ये भी जरा याद रखिएगा संविधान संशोधन वाला। इसके बाद आप देखेंगे भाग 18 आपातकालीन विविध संविधान संशोधन के बाद, यहां पर और इंपॉर्टेंट नहीं है, यह है आपका जो है मौलिक अधिकार, जिसमें सबसे पहला अधिकार है समानता। देखिए पहले शुरू में आपके क्या थे मौलिक अधिकार, 6 थे, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से इन्होंने जो है हटा दिया। फिर पहला मौलिक अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 में आपको मिलेगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार 23 से 24, ठीक है, धर्म का अधिकार 25 से 28, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 25 से 28, ठीक है। तो ये टोटल जो है आपके 5 मौलिक अधिकार हैं। इन पांचों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो सेव कर लो, ये 5 चीजें आपको रटनी ही रटनी है, समझ गए। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण 23-24 और धर्म 25 से 28, शिक्षा संस्कृति 25 से 28 की अगर हम बात करें तो ये भी उसी में आता है, समझ गए, ठीक है। 14 से 18 के बीच में 17 को याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। यह हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 17 हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है। अब मौलिक अधिकार के बाद आते हैं लेख, यानी पहला लेख क्या है, संघ का नाम और उसका क्षेत्र बताएगा। दूसरा है नए राज्य का गठन, परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन 3 में है। 13 है मौलिक अधिकार के साथ पदावनत करने वाले कानून, कानून के आगे समानता। 14 प्रतिबंध भेदभाव। 15 में क्या है, आर्टिकल 15 भेदभाव प्रतिबंध, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में समानता। ये देखिए 17, ये जिसे मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अनटचेबिलिटी का जो है छुआछूत, ठीक है। तो 17 में जो है आपको ये चीज मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें टाइटल उन्मूलन, 18 में टाइटल का उन्मूलन हो गया। 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण। 19A लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी आपको एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता 19A। 19B शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार भी है, शांतिपूर्वक, लेकिन दंगा फसाद में नहीं इकट्ठा होना। 19A एसोसिएशन बनाने के लिए स्वतंत्रता है। इसके बाद 19A का C एसोसिएशन की स्वतंत्रता के बाद लिबर्टी टू मूव फ्रीली थ्रू इंडिया, यानी भारत में कहीं भी घूमने के आने जाने की स्वतंत्रता क्या है, D। आर्टिकल 19D आपको कहता है कि आप भारत के किसी भी स्थान में स्वतंत्र हैं घूमने के लिए, आने जाने के लिए, ठीक है। 19D के बाद 19E फ्रीडम ऑफ सेटल एंड रेसिड। 19F लोप है और 19A का जो G है वो स्वतंत्रता किसी भी व्यवसाय, आगे देखिए आपको मिल जाएगा, G स्वतंत्रता किसी भी व्यवसाय या व्यापार का अभ्यास करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, यानी कोई भी व्यवसाय करिए, किसी भी व्यवसाय की आप प्रैक्टिस करिए। 19 का G आपको यह अधिकार देता है। फिर 21 में आता है आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल स्वतंत्रता जो है, और जीवन जीने का अधिकार। इसी अधिकार के तहत, इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के तहत अगर आप बालिग हैं तो आप अपनी मर्जी से शादी भी कर सकते हैं। आपके माता पिता आपसे इस अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। ये अनुच्छेद 21 जो है ये आपको स्वतंत्रता देता है। ये आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, किसके साथ नहीं रहना चाहते, किससे शादी करना चाहते, किससे शादी नहीं करना चाहते। फिर 21 से कहता है शिक्षा का अधिकार। 23 कहता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लग गई, यानी मानव को जो पहले दास बना के बेच दिया जाता था और जबरदस्ती जो उनसे श्रम करवाया जाता था, इस पे रोक। 24 कहता है बाल श्रम पर रोक, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है। 25 स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है।
यानी अब आप अपने 25 अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का प्रचार जो है कर सकते हैं, आर्टिकल 25 कहता है। 29 ये अल्पसंख्यक के हित की सुरक्षा करेगा। 32 मैंने केवल इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछता है बस उसे सिलेक्ट किया है। 32 रिट के साथ साथ मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए उपाय है, आर्टिकल 32। 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलगाव, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए अनुच्छेद 50। 51 है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का विकास। इस पीडीएफ को बनाने का उद्देश्य यही था कि एक नजर में आप महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को तैर जाओ, मतलब पूरे संविधान पर तैर जाओ और क्या क्या जरूरी है वो अपने माइंड में फिट कर लो। तो 51 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का विकास है, शांति का। 51 ए है मौलिक कर्तव्य। किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है, यानी देश की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, एकता अखंडता की सुरक्षा, ये सब मौलिक कर्तव्य है ना। राष्ट्रपति की शक्तियां, अनुदान, क्षमा, ये 72 में है, ठीक है, 72 में है राष्ट्रपति की शक्तियां। भारत के अटॉर्नी जनरल 76 में है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य 78 में है। संसद सत्र प्रवेश और विघटन इसका 85 में है। 93 में है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इंपॉर्टेंट नहीं है 93। मतदान केंद्र 100 में। 105 में संसद सदस्यों की शक्तियां विशेष अधिकार है और संसद सदस्यों के वेतन भत्ते 106। ये इससे क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन यहां से आएगा। 76 अटॉर्नी जनरल से, 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य से, 85 संसद सत्र प्रवेश विघटन से, ठीक है। फिर यहां पर 108 संसद सदनों की संयुक्त बैठक, 9-10 मनी बिल, वार्षिक वित्तीय बजट 12, ये आएगा। 123 राष्ट्रपति की शक्ति अध्यादेश का प्रसार जब संसद समाप्ति में होती है, ये आपसे आएगा, ये अनुच्छेद 123 में इसका वर्णन है। 27 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की कमीशनिंग, यानी न्यायाधीशों की जो कमीशनिंग होती है वो जो है 127 के तहत होती है। 139 में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और कुछ रिटेंशन देना। 41 सभी न्यायालय पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, मतलब सबसे अंतिम निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। 48-49 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग, जो कि मैंने आपको बताया, इससे क्वेश्चन पूछता है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। गवर्नर, अनुदान माफी, विशेष राज्य के लिए महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री कर्तव्य, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे आ जाइए। 280 वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। उच्च न्यायालय ने रिट जारी करने की शक्ति दी। 226 312 सेवा, 324 इलेक्शन कमीशन, पहले भी बता चुका हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 343 राजभाषा, ठीक है, ये भी बहुत आता है आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। आर्टिकल 343 राजभाषा ये पूछेगा। SC ST डाक सेवा ये उतना ज्यादा नहीं पूछा। इमरजेंसी 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी 352, तो 343 और 352 को याद रखेंगे। राजभाषा 43 और इमरजेंसी 52। इसके बाद ये 3 है। वित्तीय आपातकाल 360 है। 368 संविधान को संशोधन करने के लिए संसद शक्ति, और 356 है राज्य आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के नियम। तो यहां पर आपका संविधान जो है वो खत्म होता है। अब आती है बारी अनुसूचियों की। हालांकि आपने आर्टिकल का एट अ ग्लांस जो है रिवीजन कर लिया, मैंने इसमें सिर्फ वही आर्टिकल डाले जिससे आज तक या तो क्वेश्चन बने हैं या आपको जानना सच में जरूरी है। बाकी फिर कुछ संशोधन हुए, संशोधन से कुछ चीजें आई, तो अनुसूचियों के बारे में और संशोधन के बारे में हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। देखिए, इस वीडियो को मैंने थोड़ा जल्दी बनाया, जल्दी का मतलब एक ग्लैंस में आपको दिया, आपने थोड़ा सा जल्दी, मैं जानता हूं कि आप नीचे कमेंट करेंगे सर आपने बहुत जल्दी बता दिया, चीजों को ज्यादा समझाया नहीं। देखिए, चीजों को ज्यादा समझने की कोशिश मत करिए। जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बताए हैं 1 से लेकर के 368 तक, उनमें से बस नोट कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा 10-12 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें जो है आप नोट कर लीजिए। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया ना, इमरजेंसी वाला बता दिया,
राष्ट्रीय आपातकाल, राजभाषा, चुनाव आयोग, फिर अस्पृश्यता का अंत वगैरह, स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता। तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए और जो जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया बस वही लिख लीजिए, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। महान्यायवादी, राष्ट्रपति का अधिकार, इमरजेंसी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये दो चीजें आपसे आएंगी, तो इनको जरूर आप याद रखिए। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर आपको लगता है कि आपको किसी मूल अधिकार से वंचित किया जा रहा है आपको, ठीक है, जो आपको जैसे स्वतंत्रता, समानता कहीं भी बाधित होती लगे, आर्टिकल 32 इसके तहत आप जो है न्यायालय जा सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे जो है आर्टिकल 32 यानी हिंदी में कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। तो आशा करता हूं कि आज आर्टिकल का वीडियो था। अनुसूची, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और संविधान के प्रमुख संशोधन, ये हमारा पार्ट 2 का विषय रहेगा। तो जैसे प्रमुख संशोधन में क्या क्या पूछा था कंपटीशन एग्जाम में, कौन कौन से संशोधन जो है जरूरी थे जो हुए, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और नीचे सुपरटेट से ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जा रहा है, जल्दी से इसको सेव करिए और हमें नाम और जिला के नाम के साथ ऐड हो जाइए, जिससे आप ये सारे नोट्स, ये तो डेमो है, इससे भी अच्छे नोट्स अच्छी भाषा में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संविधान के पार्ट 2 वीडियो में। और संविधान पार्ट 2 में आप लोग जानते हैं क्या पढ़ेंगे। कल पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसे देखिए। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही, कहाँ कहाँ से मोटिवेशन मिला और संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने कल पार्ट 1 में आपको बताई थी। और फिर मैंने यहाँ तक बताया था कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, है ना। अब इस संविधान में क्या क्या चीज़ें थी, यानी जनता को अब क्या क्या चीज़ें मिलनी थी नियम और कानून के रूप में। मतलब शासन, ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद ये हुआ कि अब जनता के लिए लोकतंत्र स्थापित होगा, नियम कानून बनाए जाएंगे। तो अभी नियम कानूनों का जो पूरा खाका था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और 22 भाग थे। इसके बाद अनुसूची, तो अभी तो अनुच्छेद जो है आपके 450 के आसपास हो गए हैं, अनुसूची भी 12 हो गई हैं और भाग जो है आप देख सकते हैं 22। तो सबसे पहले ये था संविधान जो बना उसकी विशेषता क्या थी, है ना। सबसे पहली विशेषता थी कि संविधान की सर्वोच्चता। ये मैंने आपको कल बता दिया था कि देश में संविधान सर्वोच्च है, टॉप पर है। लिखित संविधान है, मतलब हैंड रिटन लिखा हुआ संविधान है। विश्व का विशालतम संविधान है, यानी विश्व में सबसे बड़ा विशाल संविधान, जितने ज्यादा नियम कानून सब हमारे संविधान में, इतना कहीं नहीं। संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि आप अपने क्षेत्र से जनता जो है 18 साल से अधिक वाले सांसद को चुन सकते हैं। वयस्क मताधिकार, देखिए ये वही चीज है, वयस्क मताधिकार। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकल नागरिकता है, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है इसलिए कि जो आपके कोर्ट हैं, जो न्याय है, जो मुकदमे होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये स्वतंत्र है। इस पर कोई राजनीतिक दबाव या संसद का दबाव या नेता का दबाव या प्रशासन का दबाव नहीं रहता। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं निर्णय लेने देने के लिए, संविधान के अकॉर्डिंग जो नियम बनाए हैं, धाराएं हैं, उनके अकॉर्डिंग। फिर है धर्म पंथ निरपेक्षता, ये सबसे जरूरी चीज है हमारे संविधान की। इसमें क्या हुआ कि अब हम किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेंगे, ना ही किसी कोई धर्म अगर पनप रहा है तो उसका विरोध नहीं करेंगे। धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि आप अपने धर्म से प्रेम करिए और दूसरों के धर्म से घृणा बिल्कुल ना करिए, और किसी भी विशेष धर्म को आप फेवर ना करें, है ना। तो ये चीज है। फिर कठोरता और लचीलेपन, यानी कठोर भी है और लचीलापन भी है। जहाँ चाहिए सख्ती की वहाँ सख्ती, और जहाँ चाहिए कि नहीं भाई थोड़ा बहुत रियायत दी जानी चाहिए, थोड़ा बहुत ढील दी जानी चाहिए। तो कुछ इस तरह एक खाका तैयार हुआ, संविधान का नियम कानून तैयार हुए। तो इतना तो आपके माइंड में आ गया होगा
कि कल मैंने 1934 स्वराज पार्टी से लेकर के जो चीज़ें आपको बताई, फिर ब्रिटिश का जो मतलब उन्होंने क्लीमेंट एटली ने जो भेजा कैबिनेट मिशन योजना 1946, और उसके बाद आपका संविधान समिति, संघीय समिति, प्रांतीय चुनाव के बाद किसको कौन सा पद मिला, किस विभाग को किसने संभाला, जैसे प्रारूप समिति है ना, लोक लेखा समिति, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरह की चीज़ें जो जानकारी है मैंने आपको बता दी। किस डेट पर क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद कैसे स्थायी अध्यक्ष बने, उसके पहले सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष कैसे रहे। तो ये नॉलेज होती है, ये नॉलेज आपको प्रकरण कहानी के माध्यम से मैंने कल के वीडियो में क्लियर कर दी थी। अब शुरू करते हैं, ये अब तक का था रिवीजन जो हमने अब तक पढ़ा, मतलब अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि कैसे इतना चीज़ हुआ 26 जनवरी 1950 तक का, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से जवाब दे सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, हाँ देखिए विदेशी संविधान से क्या क्या लिया गया। देखिए सबसे पहला जो संविधान था वो अमेरिका का था। अगर आपसे पूछता है कि विश्व में सबसे पहला संविधान कहाँ पे वो हुआ, तो अमेरिका होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देश है ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड समझ लीजिए। यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है कि ये जो संसद भवन है इसमें जो नियम कानून बनते हैं, ये जो सांसद चुन के जाते हैं और जो काम करते हैं, ये जो है हमने ब्रिटेन से लिया। विधि का शासन, विधि का मतलब होगा कि एक नियम, एक कानून और उसका पालन हर जनता के लिए अनिवार्य होगा, ये होता है विधि का शासन। तो अगर कभी पूछता है कि भाई संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से कहाँ से लिया गया है, तो जवाब होगा ब्रिटेन से। विधि का शासन कहाँ से है, ब्रिटेन से है। विधायी प्रक्रिया है ना, एकल नागरिकता, ये बहुत ज्यादा पूछता है कि बताइए एकल नागरिकता हमारे संविधान में कहां से लिया गया है, तो जवाब होगा ब्रिटेन के संविधान से। मंत्रिमंडल प्रणाली, द्विसदन व्यवस्था, मूल अधिकार, प्रस्तावना, प्रस्तावना भी पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए ब्रिटेन से पूछेगा संसदीय शासन, एकल नागरिकता, प्रस्तावना, और इसके बाद पूछेगा राष्ट्रपति पर महाअभियोग। ठीक है, ये चार चीजें आपसे ब्रिटेन में पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया। माने है तो सारी चीजें आपके सामने कि ब्रिटेन से। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, मूल अधिकार, प्रस्तावना और राष्ट्रपति अभियोग, ये अमेरिका से है। ठीक है, केवल और केवल ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली है, विधि का शासन है, विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता। तो संसदीय शासन और एकल नागरिकता ब्रिटेन से जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। मूल अधिकार, प्रस्तावना और राष्ट्रपति पर अभियोग, ये अमेरिका से है। ये आपसे तीन चीजें अमेरिका से पूछेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कनाडा, कनाडा से क्या है, आपके गवर्नर की नियुक्ति और संघीय व्यवस्था। हालांकि इससे क्वेश्चन ज्यादा बनता नहीं, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। जर्मनी, जर्मनी में क्या है, आपातकाल यानी इमरजेंसी, ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इमरजेंसी जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा भाई जर्मनी। तो आपको क्या क्या याद करना है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता और संसदीय शासन, अमेरिका से मूल अधिकार, राष्ट्रपति का महाभियोग, प्रस्तावना, प्रस्तावना भी पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद कनाडा छोड़ दीजिए, कनाडा का नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में ज्यादातर। जर्मनी का पूछता है, आपातकाल, इमरजेंसी जर्मनी। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूस से मूल कर्तव्य। देखिए कभी कभी क्या होता है कि अमेरिका से ये जो आप देखेंगे कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका से मूल अधिकार है ना, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, ये सारी चीजें, धर्म का अपना जो है ये सब चीजें का अधिकार, तो ये जो है मूल अधिकार में आता है। लेकिन मूल कर्तव्य क्या करें, देश और संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, झंडे का आदर करना हमारा कर्तव्य है, सार्वजनिक स्थानों की जो शुचिता है वो बनाए रखना कर्तव्य। तो 10 प्रकार के 10 प्रकार के हैं आई थिंक। मूल कर्तव्य जो है ये आपको देखने को मिलेगा रूस से, और अधिकार जो है वो देखने को मिलेगा अमेरिका से। ये आपको डिफरेंस याद करना है। फिर आयरलैंड से हमेशा पूछेगा नीति निर्देशक सिद्धांत, ये अक्सर पूछेगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, और इसके बाद जो है राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से है। तो आयरलैंड से एक चीज याद रख लीजिए, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड का है, ये कंफर्म आप याद कर लीजिए। फिर दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन, हाँ संविधान में हम संशोधन जिस विधि से करते हैं इसका नियम हमने साउथ अफ्रीका से लिया। फ्रांस से क्या लिया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता।
अब ये कहाँ से आया? ये 1800 कह रहा हूँ मैं, 1700 का जो लास्ट एकदम मतलब 1787-90 के आसपास जो क्रांति थी, 1787 में फ्रांस में क्रांति हुई, तो उसमें एक नारा था, लिबर्टी फ्रेटर्निटी इक्वालिटी, यानी स्वतंत्रता समानता बंधुत्वता, यानी सभी व्यक्ति स्वतंत्र हों, सभी व्यक्ति समान हो, मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हमारे देश में, और बंधुत्वता यानी भाईचारा, आपस में हम भाईचारे की तरह रहें, सारी चीजें एक साथ है ना, जैसे अलग अलग धर्म के लोग हैं तो आपस में उनका भेद ना हो, दंगे वगैरह ना हो। तो ये जो कल्पना है ये फ्रांस से आई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र का मतलब क्या हुआ? ये जो पीपल का डेमोक्रेसी है यही। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची है और दोनों सदन की बैठक। अब आपकी कंपटीशन एग्जाम में ओवरऑल क्या क्या पूछता है और आपको क्या क्या याद करने की जरूरत है, देखिए शुरू से एक रिवीजन मारिए। ब्रिटेन से याद करिए संसदीय शासन एकल नागरिकता, 2 चीज ब्रिटेन से याद कर लीजिए। अमेरिका से मूल अधिकार राष्ट्रपति पर महाभियोग याद कर लीजिए। कनाडा का जो है आप देख सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। जर्मनी का आपातकाल याद कर लीजिए। जापान का विधि द्वारा स्थापित, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मूल कर्तव्य सोवियत रूस याद कर लीजिए। आयरलैंड का नीति निर्देशक तत्व याद कर लीजिए और राष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, और ऑस्ट्रेलिया से याद कर लीजिए समवर्ती सूची। बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो विदेशी स्रोत में लगभग सारे कंपटीशन के क्वेश्चन यहीं से पूछता है। आज तक इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो है विदेशी स्रोत से नहीं पूछा है। तो इतनी चीजें जो है अगर आप कर लेते हैं तैयार तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बारी आती है अनुसूचियों की, यानी संविधान की अनुसूचियां देख लीजिए। पहली अनुसूची में क्या है संविधान के? राज्य यानी 28 और संघ शासित क्षेत्र 9 का वर्णन है। पहली अनुसूची में हमारे जो देश में 28 राज्य थे, उस समय की बात है 1947 की, है ना, 1950 के आसपास 28 ही राज्य थे, अब तो ज्यादा हो गए हैं। तो और 9 संघ शासित क्षेत्र का वर्णन, ये आपको प्रथम अनुसूची में मिलेगा। दूसरी अनुसूची में है अलग अलग पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ता और पेंशन, की किस पद पर किस पदाधिकारी को कितना वेतन मिलेगा, क्या क्या भत्ते रहेंगे और उनकी पेंशन। तो इन सब का वर्णन आपको किस में मिलेगा? दूसरी अनुसूची में मिलेगा। तीसरी अनुसूची में अलग अलग पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ, यानी जैसे प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, राज्यपाल शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, तो ये सब जो है तृतीय अनुसूची में जो क्या है, इनके शपथ लेने का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में क्या है? अलग अलग राज्य तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान है। कैसे, इसको जरा समझिए। चौथी अनुसूची है इंपॉर्टेंट। जो हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनका और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन, संघीय क्षेत्र में ये कैसे राज्यसभा में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, इस चीज की जो नियम कानून है वो आपको चौथी अनुसूची में देखने को मिलेगा। पांचवी अनुसूची में क्या है? अलग अलग अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। अब देखिए, अनुसूचित यानी जिनकी सूचना नहीं है, और अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन होगा, ये पांचवी अनुसूची। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। छठवीं में क्या है? छठवीं में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनकी जो जनजातियां हैं इनका प्रशासन छठवीं में है। तो पांचवी छठवीं मान लीजिए कि जनजाति पर रिलेटेड है। सातवीं अनुसूची में है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, और इसके अंतर्गत 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जरा आप याद रखिए, सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची किसका विषय है, तो ये जो है सातवीं अनुसूची का विषय है, ठीक है, सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची भारत की 22 भाषा का उल्लेख जो है ये आपको 8वीं अनुसूची में मिलेगा। 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई, इसके अंतर्गत, यानी पहले जो है बस 8 ही अनुसूचियां थी, 9वीं जो है जोड़ी गई, 51 में एक संशोधन हुआ, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा
संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का विवरण किया गया, यानी राज्य जो संपत्ति का अधिग्रहण करता है। ये वहां पर भूल गए थे 8वीं अनुसूची तक, इसका विवरण नहीं था। तो इन्होंने क्या किया कि संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में एक संशोधन किया और फिर राज्यों का जो है जोड़ दिया कि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कैसे कर सकता है। 10वीं अनुसूची में क्या हुआ कि इस अनुसूची में संविधान में 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, यानी 1985 तक मात्र 9 अनुसूची थी। 1985 में 10वीं अनुसूची आई और इसमें दल बदल संबंधित प्रावधान कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि भाई दल बदल प्रावधान किस अनुसूची में है, तो 10वीं अनुसूची आपका जवाब होगा, ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये फैक्ट है, इसलिए मैं इसे आपको कहानी की तरीके से नहीं बता सकता, ये फैक्ट आपको याद करना ही करना है। जैसे 5वीं 6वीं अनुसूची जनजाति की है, 7वीं अनुसूची जो है वो क्या है, 7वीं अनुसूची में आपको देखने को मिलेगा केंद्र, संघ और समवर्ती, ये है। और इसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषा है, 22 भाषा। 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, ये जो है दल बदल कानून से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ, 11वीं अनुसूची आई और इसमें पंचायती राज और पंचायतों के लिए 29 विषय का वर्णन है। तो 11वीं अनुसूची कब आई, 1992 में, किसके लिए, पंचायती राज संस्था और पंचायती के जो विषय हैं 29 विषय पंचायत के, इनका डिस्क्रिप्शन जो है आपको 11वीं में मिलेगा। और सबसे लास्ट है 12वीं, ये 74वां संशोधन 92 में हुआ। इसके बाद शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था का वर्णन है, इसमें नगर पालिका के लिए 18 विषय। तो 11वीं में ग्राम पंचायत मान लीजिए पंचायती, जिसमें 29 विषय हैं, ये याद रखिए। और 12वीं अनुसूची नगर पंचायत जिसमें 18 विषय हैं, तो इसको याद कर लीजिए। तो टोटल 12 अनुसूची का मोटा मोटा हिसाब अगर आप क्लियर करें तो बस यही कुछ है। इसमें आपको याद यही रखना है, 10वीं अनुसूची बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, दल बदल कानून वाला। 8वीं अनुसूची भाषा वाला इम्पॉर्टेंट है। 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची जनजाति का है, हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला। भाषाओं के बाद जो है आप देखेंगे ये संघ सूची, राज्य सूची, 7वीं अनुसूची। तो इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा हुआ, 7वीं याद कर लो, 8वीं याद कर लो, 11वीं 12वीं याद कर लो, यानी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत वाला, 29 विषय 18 विषय। फिर संविधान के भाग और इनसे संबंधित विषय, यानी भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, ये भाग 1 में है। तो अभी तक आपने देखा संविधान के सोर्सेस, किस देश से क्या लिया गया, फिर 12 अनुसूची। अच्छा ये फैक्ट है, थोड़ा सा ये बोरिंग हो जाता है संविधान में, आप लोग क्या करते हो कि यहीं पे थोड़ा सा बोर हो जाते हो, है ना, कि जब आप संघ, राज्य, अनुसूची, भाग, इकट्ठा अनुच्छेद ये सब देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा सा सब्जेक्ट बोरिंग हो जाता है, ये मैं समझता हूँ। लेकिन इसी को अगर आपने गंभीरता से थोड़ा ले लिया तो फिर संविधान में और अब कुछ नहीं बचा पढ़ने। अगर आपने संविधान में भाग देख लिए, अनुसूची देख ली और थोड़ा बहुत अनुच्छेद देख लिया तो आपको फिर और कुछ बचता ही नहीं है संविधान में कि आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत पड़े। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आप समझिए। मेरा एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है इस पर, भाग पर और संविधान के अनुच्छेद पर मैंने जो है ये वीडियो बनाया है, उसके लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको यहाँ पर दे दे रहा हूँ, आप लोग इस पर क्लिक करिए और दोनों वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 और अनुसूची वाला। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो उद्देशिका प्रारंभ कहां से होती, समझ लेना, एकदम ध्यान से वीडियो को देखना। और उद्देशिका से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा और गलत हो जाएगा तो मुझे बताना। शुरू करते हैं यहां से, देखिए नोट्स जो है वो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पॉइंट नंबर 1, 1 नंबर की सॉलिड चीज है, इस लाइन को याद रखो। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसके बाद आजा भाई, कहाँ जा रहे हो अभी तो तुमसे बहुत काम लेना है हमको। पॉइंट नंबर 2,
22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। अब समझिए, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जी ने दिया, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा ने स्वीकार किया। यानी जो उनका उद्देश्य प्रस्ताव था नेहरू जी का, वही उद्देशिका बना। कब बना? 22 जनवरी 1947 को यही प्रस्ताव उद्देशिका बना। चलिए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी का मतलब क्या हुआ? यानी हमारा जो समाज है उसमें समाजवाद हो, मतलब ये कि सारे लोग समान हों, स्त्री पुरुष समान हों, ठीक है। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ? कि हम किसी विशेष पंथ को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्कि पंथ निरपेक्षता का मतलब यह नहीं कि किसी पंथ को ना मानना, सभी पंथों को बराबर का महत्व देना, यह है पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता। यानी सभी धर्म को बराबर महत्व देना। ये जो आज की धर्म निरपेक्षता है, ये एक दूसरे के धर्म के डिफेंड करने के लिए है, विरोध करने के लिए है। लेकिन धर्म निरपेक्षता का मतलब यह हुआ कि हम किसी भी धर्म को बराबरी का महत्व देंगे, उसे कम नहीं आंकेंगे। तो पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, ठीक है। यानी किसी विशेष को हम नहीं वो करेंगे, किसी को स्पेशल नहीं बनाएंगे कि ये पंथ, हम पंथ निरपेक्ष हैं, है ना। हम इस पर स्पेशलिटी नहीं दिखाएंगे कि नहीं यही सब कुछ है। और अखंडता, यानी हम खंडित नहीं हैं, हम सारे क्या हैं? यूनाइट हैं, हम सारे एक हैं। तो ये 3 चीजें आई कहां से? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। किसमें जोड़ी गई? उद्देशिका में। एक क्वेश्चन यहां से पूछता है, 100% सॉलिड पॉइंट है। मैं जैसे नोट्स बना रहा हूं, खैर ये ग्रुप में मैं नोट्स डाल दूंगा, जो लोग ऐड होना चाहते हैं ये व्हाट्सएप नंबर है, बेहतरीन नोट्स के लिए ऐड हो जाइए। फिर ये जुड़ गया, चलिए इतनी चीजें जुड़ गई। फिर भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। क्या क्या किया है? देखिए यहां पर क्या क्या किया है, ढंग से समझते हैं। संविधान की उद्देशिका ने क्या किया है? भारत क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी भारत पर अब किसी विदेशी का, किसी दूसरे देश का कोई प्रभुता नहीं है। सारी प्रभुता किसके पास है? हमारी खुद की कंट्री के पास है। समाजवादी, यानी हमारे यहाँ क्या है? समाजवाद है, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। इसके बाद पंथ निरपेक्ष है, किसी विशेष पंथ का, मजहब का समर्थन नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी मजहबों को बराबर की जगह दी जाएगी। लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक का मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र यानी जनता का सिस्टम होगा, लोक का सिस्टम होगा, ये लोगों का सिस्टम होगा, ठीक है। जो सारा सिस्टम है वो लोगों का सिस्टम होगा। फिर गणराज्य है, गणराज्य का मतलब क्या हुआ? पीपल्स का राज्य। गण का मतलब क्या? लोग, पीपल, है ना। तो लोगों का राज्य होगा। कोई राजा बन के नहीं आएगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं, जनता जिसे राजा बनाएगी वो राजा बनेगा। चलिए, इसके रूप में घोषित किया उद्देशिका ने। तो ये कुछ पॉइंट देख लीजिए। इसके बाद संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, उद्देशिका जो है नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, यानी जस्टिस, कौन सा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ठीक है, और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करती हैं। कोई समझेगा कि ये सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है और ये राजनैतिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब हुआ ये, जहां तक मैं समझता हूं, कि समाज में कोई भेदभाव ना हो, है ना। लड़का लड़की के नाम पर जातिगत भेदभाव ना हो, पिछड़ा अगड़ा का भेदभाव ना हो, है ना। बाकी जो भेदभाव है वो तो है ही, संविधान में जो लिख गया वो लिख गया, जो बाहर है वो बाहर है। लेकिन एग्जैक्टली हमारी उद्देशिका क्या प्रेजेंट करती है? 3 प्रकार का न्याय, यानी आपको सामाजिक न्याय मिलेगा। समाज में आपको, सिर्फ आपको मतलब जो है किसी चीज से वंचित नहीं किया जाएगा, न्याय सबके लिए
बराबर है, चाहे वो एक आम नागरिक हो चाहे प्रधानमंत्री हो। जस्टिस इज इक्वल फॉर ऑल। ठीक है। इसके बाद आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय से मतलब यह हुआ कि जैसा मैंने आपसे कहा कि जितना समान काम के लिए समान वेतन है ना, जितना वेतन पुरुष को मिलेगा उतना ही वेतन महिला को मिलेगा, उससे कम नहीं कि महिला है तो चलो कम में, मैडम है तो कम में रख लो। ये प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। ठीक है, कि चलो मैडम है, मैडम की तनख्वाह कम रहती है, सर लोगों की तनख्वाह ज़्यादा रहती है। चलिए फिर क्या करती है राजनीतिक न्याय, यानी राजनीतिक न्याय में भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इलेक्शन लड़ सकते हैं चाहे पुरुष हो महिला, बराबर का अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज़ है उद्देशिका, इसे सुनिश्चित करती है, समझ लो। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक है। विधिक निर्वाचन मतलब संविधान का जो विधिक निर्वाचन है, विधि का मतलब होता है कानून, और कानून का जो निर्वाचन है, जो इलेक्ट करना, निर्वाचन करना, कानून का चयन करना एक तरह से, उसमें उद्देशिका जो है संविधान के नियम कानून के चयन में सहायता करती है। ठीक है, इसमें भी सहायता करती है। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार, नाम याद कर लो भैया, इन लोगों का नाम ना बड़ा कठिन होता है याद करना। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे सपनों विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे सपनों और विचारों से क्या मतलब है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि यार मुझे सिर्फ मेरी जाति की वजह से, धर्म की वजह से, या पोजीशन की वजह से, या लड़का लड़की होने की वजह से कम ना आंका जाए, मुझे भी बराबर का मौका मिले, है ना। तो हमें क्या करती है, हमारे स्वप्न को, विचार को, हम यही विचार, हमारे यही सपने रहते हैं ना कि जैसे सब लोग इक्वल, मतलब एक अपॉर्चुनिटी होती है कि जैसे कोई वैकेंसी आई, सारे लोग इक्वालिटी, तो सारी चीज़ें वही हैं एक तरह से, समझ लो। इसे मैं क्या ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, बहुत राजनीति हो जाएगी इस पर। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी ने क्या कहा कि हमारे स्वप्न और विचारों का प्रतिनिधित्व है उद्देशिका, यानी ड्रीम्स का और थॉट्स का। चलिए अब के.एम. मुंशी, इनका तो इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसमें, यह परिभाषा इंपॉर्टेंट है। के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। क्या है उद्देशिका? प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का मतलब क्या हुआ? जन्म कुंडली में हम क्या रखते हैं कि जहां से जो चीज पैदा हुई है, तो हमारे संविधान की जन्म कुंडली, हमारे उद्देशिका में ही जो लोगों का अधिकार है, जो लोगों की समानता है, जो लोगों को सामाजिक न्याय है, इन सब का जन्म कहाँ से हुआ, इन सब के जन्म का विवरण कहाँ मिलेगा? उद्देशिका में मिलेगा। तो जन्म कुंडली हो गई भैया उद्देशिका इन सब चीजों की। फिर बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये जरा एक याद रखिए, इससे क्वेश्चन आता है। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ठीक है, ये इसमें जो है उद्देशिका को संविधान का भाग बताया गया, ये धारणा, ये कॉन्सेप्ट आया कि उद्देशिका हमारे इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना, अब देखिए, उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाद में स्वीकार किया गया है। ये भी याद रखिए कि उद्देशिका को संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के वाद में भी एक्सेप्ट किया गया है। इसके पूर्व बेरूबारीवाद 1960 में उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपकी उद्देशिका को संविधान का अंग कब नहीं माना गया था, 1960 में, कहाँ नहीं माना गया था, तो भैया बेरूबारीवाद 1960 में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट उद्देशिका को नहीं माना था। ठीक है, कब माना? 73 में माना। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। तो संविधान की मूल आत्मा किसमें कहा गया है भैया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पंजाब स्टेट, गोलकनाथ बनाम, इसमें जो है संविधान की मूल आत्मा बन गई। सोचिए 1960 में उद्देशिका संविधान का अंग भी नहीं था, लेकिन गोलकनाथ ने अपने पंजाब स्टेट के केस में क्या करवा दिया कि भैया ये तो आत्मा बन गई, सोल बन गई, उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, है ना।
उद्देशिका का जो नेचर है वो न्याय के योग्य नहीं है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी प्रस्तावना में क्या है, आप अपने विचार रख सकते हो, आप आप एक्सप्रेस कर सकते हो खुद को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, आप ये विश्वास कर सकते हो कि इस देश में आपके लिए बराबर का कानून है, धर्म और उपासना की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, किसी भी धर्म में आपकी आस्था रखने के लिए आप स्वतंत्र हो। और उपासना यानी आप पूजा पाठ, नमाज पढ़ना, चर्च में प्रे करना या फिर मंदिर में जाके, इन सब के लिए आप स्वतंत्र हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है। फिर इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लिखित है। ये देखिए, मैंने अवसर की समानता की बात की ना, यानी पुरुष महिला अवसर समानता एक तरह से। और संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा माना है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे माना है? किसे माना है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, ये है आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय माना है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? तो इसका जवाब होता है, भारत एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र राज्य है। तो ये बीपीएससी वगैरह में ये क्वेश्चन आया था। फिर के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री। और सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भी कहा है। ठीक है। तो एग्जैक्टली संविधान की उद्देशिका और संविधान की प्रस्तावना, इन तीन कॉन्सेप्ट के बारे में आज मैंने टोटल डिस्कस किया। तो ये जो नोट्स था ये बड़ा शॉर्ट नोट्स था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अब मेरे भाई, अगर आप बताओ कि इतना इजी लेवल पर अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन उद्देशिका समझ में आ गया ना, मतलब उद्देशिका कहाँ से शुरू हुई, पंडित जी ने कैसे इसे जो है शुरू किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और कैसे उद्देशिका संविधान का हिस्सा बना, किन किन वाद में इसे हिस्सा नहीं माना, फिर किसमें हिस्सा माना, किसने क्या कहा उद्देशिका के बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा, यही सब नॉर्मल क्वेश्चन आता है। और यही सब अगर तैयार कर लोगे, दैट यू आर द जीनियस। तो कम समय में ज्यादा चीजें कवर करने का तरीका क्या है? एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर, जैसे मैं ये आपको कैप्सूल दे रहा हूं। अब ये कैप्सूल आपने खाया, ये उद्देशिका का पूरा नॉलेज आपके माइंड में सेट, उद्देशिका से रिलेटेड जो भी 5-6 क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से आएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि उद्देशिका में कुछ बचा है, तो उद्देशिका का टॉपिक खत्म कर सकते हैं ना यहाँ से। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो, पार्ट 2 नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो। तो पार्ट 1, 2 दोनों आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच जयराम जी की, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल पर। और ये NCERT की कंप्लीट सक्सेस सीरीज होगी, जिसमें मैं आपको राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूँ। 3 टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। संविधान कैसे बना, संविधान के निर्माण में कौन कौन से लोग थे, कौन कौन सी परिस्थितियां थी, संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूची, ये सब आपने पढ़ लिया है। और कल मैंने आपको उद्देशिका पढ़ाया था, उद्देशिका वाला वीडियो याद होगा, रात में 9 बजे। तो पर डे आपको रात में 9 बजे NCERT की सीरीज की सक्सेस सीरीज मिलेंगी और नोट्स से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ आपको नोट्स में मिलेगी वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब NCERT की किताब अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ वो बस नोट कर लो। इस वीडियो में हम बात करेंगे राजतंत्र से लेकर के लोकतंत्र तक कैसे क्या प्रोसेस हुआ, राजतंत्र की क्या क्या प्रणाली है, क्या क्या विशेषता है, और क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। तो कंपटीशन में आना है तो इस पर जानना पड़ेगा। देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। राजतंत्र, सबसे पहले जान लो कि राजतंत्र है क्या। राजतंत्र ये शासन का एक प्राचीनतम रूप है, यानी बहुत ही पुराना
है ना। शुरू में राजा लोग होते थे और जो राजा राज करते थे वही राजतंत्र था, राजाओं का सिस्टम। राजतंत्र का मतलब हुआ राजाओं का सिस्टम जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति में समाहित होती है, यानी जो शासन होता था वो राजा के हाथों में होता था, राजा ही सब कुछ होता था। लेकिन अब क्या है, शासन की शक्ति बट गई है, केंद्र में, राज्य में, फिर जिला में, इस तरह से। जो राज मुकुट को धारण करता है वो आनुवांशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है, यानी राजा का बेटा राजा बनता था, वो था राजतंत्र। राजा का बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी होता था, ये आप सबको पता है। तो ये था राजतंत्र। फिर कुलीन तंत्र, इसे आप क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है, ठीक है। राजतंत्र को कुलीन तंत्र या अरिस्टोक्रेसी भी कहते हैं। ये शासन का वह रूप है जिसमें राजनीतिक सत्ता का निवास थोड़े से लोगों में होता है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। कुलीन तंत्र में क्या होता है कि राजनीतिक सत्ता का जो निवास है वो कुछ थोड़े से लोगों में बटा हुआ टाइप का होता है, ठीक है। राजतंत्र के बाद कुलीन तंत्र, और वही इसका प्रयोग करते हैं, यानी जो कुलीन तंत्र में आते हैं, जो कुलीन लोग होते हैं, जो अरिस्टोक्रेट पीपल्स होते थे, वही राजतंत्र में इसका प्रयोग करते थे। फिर तानाशाही, इसके बाद आया तानाशाही। देखिए मैं आपको सीरियल से बता रहा हूं, राजतंत्र, फिर कुलीन तंत्र, फिर तानाशाही या इसे अधिनायक तंत्र, जिसे आप यहां पर देख रहे हैं डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर, तानाशाह इसे कहा जाता है। ये एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है। अब आपने हिटलर का नाम तो सुना होगा नो डाउट। तो तानाशाही में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासक, यानी वो व्यक्ति जो चाहे वो, उस पर किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई अंकुश नहीं होता। जो मैं बता रहा हूं ना, अभी जब हम राजतंत्र पर से जो है लोकतंत्र पर आएंगे वो ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। तो आपने देखा राजतंत्र, फिर आपने देखा क्या अरिस्टोक्रेटिक वाला, ठीक है, फिर आपने देखा तानाशाही, है ना। कुलीन तंत्र के बाद तानाशाही, जो बल के प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है ना। राजा को मार के कोई राजा बन गया, ठीक, तानाशाह बन गया, और वो किसी के प्रति उसे उत्तर नहीं देना, मन की करना है बस, किसी को जवाब नहीं देना, किसी पर कोई नियंत्रण नहीं, बस तानाशाही उसे कहते हैं। फिर आया प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या है, ये वर्तमान समय में शासन का सबसे ज्यादा लोकप्रिय रूप है प्रजातंत्र, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, ठीक है। प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता का वास होता है, यानी सत्ता का वास कहां पर होता है, जनता में। सत्ता के लिए चुनाव जो है वो जनता करती है और लोगों को संप्रभुता प्राप्त होती है। संप्रभुता से मतलब क्या हुआ, शासन का जो अंश है वो जनता के हाथ में होता है, शासन, ठीक है। फिर प्रजातांत्रिक, या इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आपको इसके प्रश्न भी मिलेंगे और उसका जवाब भी देना है आपको। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं, जिसमें सबसे प्रमुख क्या है, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन, ठीक। ये है संघ का शासन और ये है एकात्मक शासन। इन शासन प्रणालियों के व्यवहारगत संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय, देखिए संघात्मक का संसदीय, एकात्मक ये एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। देखिए दो प्रकार का शासन है जनतंत्र में, और दो प्रकार की जो है व्यवहारगत व्यवस्था है शासन व्यवस्था, यानी एक संसदीय और एक अध्यक्षीय। एक में संसद होती है, एक में अध्यक्ष होता है, ठीक है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, स्टेट के, किसी भी स्टेट के महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता, जनसंख्या, उसका भूभाग, सरकार या सत्ता, ठीक है। तो संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग और सरकार सत्ता, चार यहाँ पर जो है राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हो गए। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ ये स्टार बना हुआ है वहाँ वहाँ से आपको ये नोट बनाना है। ये नोट पूरी तरह से अपने आप में कंप्लीट है। इस नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ज़रूरी प्रश्न होंगे लास्ट में जो मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर राज्य के महत्वपूर्ण तत्वों को लिख लीजिए, एकदम ये आपको काम आने वाला है, बहुत तगड़े से काम आएगा ये चारों चीज़ें, ठीक है। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व के बाद यहाँ पर अगर हम बात करें, किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व क्या होता है, संप्रभुता होती है।
सबसे ज्यादा राज्य का अनिवार्य तत्व है संप्रभुता। इसके बिना कोई भी राज्य राज्य की श्रेणी में नहीं आता है, यानी जिस राज्य में संप्रभुता नहीं है उसे हम राज्य नहीं मानेंगे। जैसे भारत क्या है, भारत राज्यों का एक संघ है, समझ गए। इसके बिना कोई राज्य, सन 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत संप्रभु नहीं था। देखिए जो एग्जाम्पल, जो बात कही जा रही है, इस बात को सुन के, इस बात को देख करके आप अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे राजाओं के जमाने से धीरे 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 कुलीन तंत्र आया, फिर कुलीन तंत्र से धीरे 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 धीरे, चलिए मैं आपको एक नॉर्मल बता देता हूं। पहले राजा होते थे, राजा और बाकी लोग प्रजा, फिर धीरे धीरे राजा मतलब जो है, जब राजा सही से नहीं हुए तो प्रजा में ही जो मतलब धनी लोग थे, जो कुलीन लोग थे, जो वैभवशाली लोग थे, उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की, कुलीन तंत्र सत्ता, ठीक है। एक विशेष क्षेत्र, जमींदारी टाइप का, एरिस्टोक्रेट एक तरह से मान लो जमींदारी टाइप का। फिर उसके बाद आई तानाशाही। तानाशाही का मतलब ये हुआ कि जिसके पास सेना, उसे किसी को जवाब नहीं देना, राजा को मार के बन गए राजा। अब किसी से कोई जवाबदेही नहीं, कोई अंकुश नहीं, जनता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं, जो मर्जी आया ऐश किया, जो मर्जी आया कानून लगा दिया, जिस पर चाहा टैक्स लगा दिया। जनता क्या जा रही है, कहाँ जा रही है, जनता की जरूरत क्या है, कोई मतलब नहीं। उसके बाद आया प्रजातंत्र। 47 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत क्या था, संप्रभु नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था। देखिए संप्रभु क्यों नहीं था? क्योंकि भारत देश पर भारत की जनता का शासन नहीं था। किसका था? ईस्ट इंडिया कंपनी का था, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है शासन करती थी उसके पहले, ब्रिटिश क्राउन ये, ठीक। भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है हमारे देश में क्या किया, संसदीय शासन प्रणाली को हमने अपना लिया। अब हमारे देश में क्या है, संसद है। संसद में बैठने वाले सांसद हैं जिन्हें जनता चुन करके संसद में भेजती है, पार्लियामेंट में। फिर वो अपना नेता चुनते हैं, वो प्रधानमंत्री कहलाता है ना। सांसद लोग अपना जो नेता चुनते हैं उसी को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। इसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि कौन है? सांसद। जनता किसे चुनती है? सांसद और विधायक। ये जो है जनता डायरेक्ट इनका चुनाव करती है और यही सांसद विधायक जो है अपने अपने स्तर पर, राज्य और केंद्र स्तर पर व्यवस्था का संचालन करते हैं। तो इतना समझ गए ना, राजतंत्र समझ गए, कुलीन तंत्र समझ गए, तानाशाही समझ गए और प्रजातंत्र समझ गए कैसे होता है। अब देखो, संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। यानी ये जो आपकी संसदीय शासन प्रणाली है ये मंत्रिमंडलीय शासन, क्यों? क्योंकि संसदों का मंत्रिमंडल होता है। जैसे मंत्रालय होता है ना, शिक्षा मंत्रालय है, तमाम तरह के मंत्रालय हैं, खाद्य मंत्रालय है। तो सांसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। इस प्रणाली में क्या है कि सांसद जो है, संसद आपकी यानी जो आपकी पार्लियामेंट है, वो कानून निर्माण की सबसे ऊंची संस्था मानी गई है, ठीक है। कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है, ठीक है। और कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों या कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है लोकसभा, राज्यसभा और न्यायपालिका, कार्यपालिका है ना। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, एक्चुअली देखिए यहाँ पर है ना, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व, विधायिका का उसके विश्वास के प्रति बहुमत रहता है, ठीक है। तो ये 3 भाग में बटा हुआ है टोटल हमारा जो शासन है, संसदीय शासन, ठीक है। इसके बाद भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को, यानी जो कंप्लीट आपकी संपूर्ण सत्ता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, जो आपकी संपूर्ण सत्ता है, ये
केंद्र में और राज्य में संवैधानिक रूप से बटी हुई है, यानी केंद्र में हम सांसद भेजते हैं और राज्य में हम विधायक भेजते हैं, और इन्हीं दोनों के माध्यम से देश के नियमों का, कानूनों का, विधि का, सबका संचालन किया जाता है। ठीक है, तो ये नोट है भाई, इसको नोट कर लो। बाकी जो है अगर यहाँ पर बात करें, भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यानी भारत में विशुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक गणतंत्र जो है लगा हुआ है। फिर आता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है, जिसे आप राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली के नाम से जानते हो। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली, ठीक है, राष्ट्रपति की शासन प्रणाली, इसके नाम से आप इसे जानते हैं, जिसमें समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। कार्यपालिका की शक्ति किस में है? राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, कभी कभी हमारे कुछ जो केंद्रीय स्टेट हैं उसमें राष्ट्रपति शासन ही है ना, तो वहाँ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में ही है। राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है अमेरिका। देखिए, ये अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अगर है तो राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता, बल्कि राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत कैसे, जैसे डोनाल्ड ट्रंप में ही सत्ता है ना, जो सेंटर हैं वो राष्ट्रपति हैं। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास सत्ता नहीं है, हमारे यहाँ किसके पास सत्ता है? संसद, पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री के केंद्र में शक्ति जो है, केंद्र की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में है। और यही शक्ति जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री में है, यही शक्ति राष्ट्रपति वाले में कहाँ होती है? जैसे अमेरिका वगैरह में राष्ट्रपति, वहाँ पे प्रधानमंत्री तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना राष्ट्रपति होता है। तो जान लीजिए, राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है। ठीक है, अपने मंत्री को जो है राष्ट्रपति ही चुनता है, और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। याद रखिए, अमेरिका में यही कानून चल रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग, ये स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है? जनता है। हमारे प्रियम्बल में है ना, प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, इसका मतलब यह हुआ कि भारत में सत्ता का एकमात्र सोर्स कौन है? जनता है। थोड़ा सा यार लाइट चली गई है, इसके लिए खेद चाहता हूं, फिर से शुरू करते हैं। तो आपको लगा होगा कि सर जी थोड़ा सा फास्ट भाग रहे हैं, सर जी थोड़ा सा कम समझा रहे हैं, ये जो राष्ट्रपति वाला है और जो प्रधानमंत्री वाला है ये आपको कम समझ में आया होगा। तो मैं आपको बस 2 लाइन में इसका फ़र्क बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो शक्ति है, शक्ति का जो केंद्र है, सत्ता का जो केंद्र है वो प्रधानमंत्री है, वो संसद है। और अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो शक्ति का केंद्र है, जो सत्ता का केंद्र है, वो राष्ट्रपति में है। समझ गए? 2 लाइन में इतना समझ लो बस। तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं हूँ, अभी तो हम जो है घुसे हैं राजतंत्र में, और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी देखना है। हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है, मंत्रालय होता है, मंत्रालय के अध्यक्ष होते हैं, तमाम तरह के आयोग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसे हम राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली कहते हैं, ये अमेरिका, ठीक है, सबसे उत्तम उदाहरण क्या है? अमेरिका अध्यक्षात्मक का। और संसदात्मक का सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है? हमारा भारत, संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी जहां पर केंद्र क्या है? संसद है, और जहां पर अमेरिका में क्या है? केंद्र क्या है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये है अध्यक्षात्मक और संसदात्मक में अंतर। तो भारत में सत्ता का एकमात्र सोर्स क्या है? सोर्स समझ रहे हो? साधन। तो सत्ता का साधन क्या है? सत्ता का साधन है जनता। यानी सत्ता को कौन चुनता है? जनता चुनती है। सांसद को कौन चुनता है? जनता चुनती है, हम चुनते हैं। और हमारे द्वारा चुने गए सांसद ही किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो यह है सोर्स, जो है एकमात्र सोर्स कौन हो गया? हमारा जनता। यानी हम भारत के लोग, हम ही लोग चुनते हैं हमारे शासन करने वाले लोगों को।
ठीक है, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन के द्वारा करती है। तो भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। लेकिन क्या सच में ये सब जनता के सेवक हैं? बताओ, एनसीईआरटी में हमें तो ये पढ़ा दिया गया कि जो नेता हैं ये जनता के सेवक हैं, लेकिन ये जनता के मालिक हैं, जनता पे ही अत्याचार करते हैं, जनता का वोट लेकर के, जनता का ही हक मारते हैं, जनता को ही गरीब कर देते हैं, जनता से ही टैक्स वसूलते हैं, जनता से ही काम करवाते हैं, खुद इनका सब चीज़ टैक्स फ्री रहता है, खुद ये सारी सुविधा देखते हैं, इनके लिए रास्ते में जाम लग जाता है और इनकी गाड़ी जो है निकल जाती है। समझ रहे हैं? तो ये जनता का शासन है, बदलना चाहिए। चलिए, भारतीय संविधान में संघ और राज्य की शक्ति को संविधान में स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया है, यानी संघ की शक्ति और राज्य की शक्ति। राज्य अलग अलग है ना हमारे भारत में, और अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। और संघ में क्या है? संघ में सांसद होते हैं, संघ में संसद में आती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान को परिसंघीय कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहते हैं। एक पॉइंट ये ज़रूर याद रखिए, ये एक नंबर है आपके लिए। ब्रिटिश संसद को क्या कहते हैं? संसदों की जननी, ब्रिटिश संसद। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। देखिए, ब्रिटेन में क्या होता है? परंपरा के अनुरूप, यानी उनकी जो अंग्रेजी परंपरा है, ब्रिटिश कल्चर है, उसके हिसाब से ही इम्पॉर्टेंट कानून बनाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को ये लोग संचालित करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है। ये पॉइंट याद रखिए, ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है, यानी वहाँ पर कोई भी लिखित संविधान नहीं है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि किस देश में लिखित संविधान नहीं है? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। अब ये क्या है? ये एकात्मक शासन के प्रमुख तत्व हैं। जैसे राज्यपाल जो गवर्नर है, ये एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षण हैं। जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें सिविल सर्विसेज आती हैं, एकल नागरिकता, सबके पास एक ही नागरिकता है ना, और आपातकालीन इमरजेंसी चीज़ें, ये राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका मतलब है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्था पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री भी होता है और यहाँ राष्ट्रपति भी होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलती हैं, लेकिन ये मूल रूप से संघात्मक है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ज़्यादा शक्तिशाली हैं। संघ, ये जो सांसदों का संघ बनता है, ये ज़्यादा पावरफुल है राष्ट्रपति की अपेक्षा। ठीक है, केसी व्हीयर ने भारत को अर्धसंघीय कहा है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन ने कहा है। भारतीय संविधान को ज़्यादा कठोर और अधिक लचीले के बीच एक संतुलन स्थापित करता है, ये केसी व्हीयर ने कहा है। किसने कहा है? केसी व्हीयर। और भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये याद कर लो, ये कहीं ना कहीं एक नंबर के लिए आपका ज़रूरी है। एनसीईआरटी में जब आप चैप्टर पढ़ोगे हमारा शासन, ठीक, हमारा शासन, तो वहाँ पर आपको चैप्टर में ये चीज़ मिलेगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का। अब पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, इसी से, शासन प्रणाली से, कौन सा राज्य का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है? क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, जो थियोरी से नहीं क्लियर हुआ। जो थियोरी से नहीं क्लियर हुआ, कहने का मतलब ये है भैया कि थियोरी मैंने आपको बता दी है, इससे आप नोट्स बनाओ। नोट्स बना लोगे, उसे फिर से पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि संसदीय शासन और एकात्मक शासन, अध्यक्षीय शासन, क्या डिफरेंस है इसमें, समझ गए। फिर कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? हमारा ध्वज, राजधानी, संप्रभुता या शासन अध्यक्ष? तो जवाब होगा संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। भारत को 47 से पहले क्यों संप्रभुता नहीं कहा गया? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता का शासन नहीं था। थियरी पढ़ी है ना,
उसी नोट्स से है ये क्वेश्चन। अगर आप राजधानी लगा के आते हो एग्जाम में तो गलत हो जाएगा पक्का। तो जो बी ऑप्शन बता रहे थे उनका जवाब गलत है। भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताओ। संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो भैया मैं तो कहूँगा केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की जो संप्रभुता है ये कम नहीं होती। ठीक है, ये कह रहा है दूसरा की संप्रभुता कम हो जाती है, तो ये गलत है, क्योंकि इसके कारण संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है। ठीक है, ये जो राष्ट्रमंडल है ये कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग और सद्भावना पर आधारित एक राष्ट्रमंडल मानवीय संगठन है। क्या है? मानवीय संगठन है राष्ट्रमंडल। ठीक है, राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं। सभी सदस्य क्या हैं? स्वतंत्र हैं और समान हैं। और ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या यहाँ पर आपको ब्रिटिश क्राउन के प्रति समर्पण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री पर उंगली उठा सकते हैं हमारे देश में। तो केवल एक सही जवाब होगा। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्धलोकतंत्रात्मक? क्वेश्चन नंबर 3। 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखते हैं भाई। बिल्कुल, भारतीय संविधान में मैंने आपको बताया ना संसदात्मक। हमारे देश में क्या है? संसद है, पार्लियामेंट जिसे आप कहते हो, संसद। और यहाँ पर कौन बैठता है? सांसद, जो हम चुनाव में जिता के भेजते हैं, सांसद। तो संसदात्मक है। ठीक है, वैसे तो शासन प्रणाली की 2 पद्धतियां मैंने आपको बताई, संसदीय और अध्यक्षीय। तो अध्यक्षीय जो है ये अमेरिका में है। ठीक है, और संसदीय जो है ये भारत में है। मैंने कहा था ना, जो थियरी वहां से कंफर्म नहीं होगी वो क्वेश्चन में आकर के क्लियर हो जाएगी। यही हमारा उद्देश्य है। बस वीडियो पर लाइक बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए वीडियो पर। वीडियो आपको टाइम से इसी तरह मिलता रहेगा। रात में 9 बजे NCERT की राज्य व्यवस्था हम कंप्लीट कर देंगे। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। न्यायपालिका क्या है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सत्र न्यायालय। कार्यपालिका क्या है? कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर, कार्यपालिका का विधायिका पर। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में सही जवाब होगा डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, विधायिका का जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, क्योंकि संसदात्मक शासन में जो व्यवस्था है वो कार्यपालिका विधायिका के द्वारा नियंत्रित होती है। समझ गए? हमारे यहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के प्रति, ठीक है, ये लोग उत्तरदायी होते हैं। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। डी ऑप्शन याद रखिए। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, बताइए। सबसे पहले संसदात्मक सरकार कौन से देश में आरंभ की गई? क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, 5वां प्रश्न। तो वैसे तो मैं यहाँ पर अगर बता दूं यूपी PCS का ये क्वेश्चन है प्री एग्जाम का, और इसका जवाब होगा ग्रेट ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम या यूके जिसे आप कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। ठीक है, समझिए। संसदात्मक शासन का स्वरूप जो कि ज़्यादातर देशों में आप प्रचलित देख रहे हैं, सबसे पहले ब्रिटेन में परिलक्षित हुआ था। पुष्पेंद्र पंत ने अपनी किताब विश्व का इतिहास, एक किताब है विश्व का इतिहास पुष्पेंद्र पंत की, ठीक, इसमें जो है पुष्पेंद्र पंत ने विश्व का इतिहास में स्पष्ट लिखा है
ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हुआ था। ब्रिटेन में, ठीक, संसदीय शासन प्रणाली का आविर्भाव ब्रिटेन में संसार के किसी भी देश के पहले हुआ था। इज दैट क्लियर? कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, और संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका या संघात्मक सरकार, बताओ सही जवाब क्या होगा। देखिए, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे संविधान में आप देखेंगे कि संसदात्मक सरकार तो है, क्योंकि सरकार संसद से राज्य करती है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, आपने देखा होगा कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर सत्र न्यायालय हो। इस पर किसी भी प्रकार का कोई राजनीतिक दबाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और संघात्मक सरकार तो है ही, तो अब क्या बचा? विशेषता नहीं है, अध्यक्षात्मक सरकार सही होगा ना। ये अमेरिका में है अध्यक्षात्मक सरकार। तो बी ऑप्शन के बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, बताइए 7वां क्वेश्चन, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, क्योंकि संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये IAS प्री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग अच्छे से। और अब बताइए कि आपका जवाब क्या होगा एग्जैक्टली। बताइए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि सही जवाब होगा मंत्रिपरिषद जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, डी ऑप्शन। समझ लीजिए इस चीज को। सबको पता है कि भारत में संसदीय शासन है, ये आप सब जानते हैं। भारत में कैसा शासन है? संसदीय शासन है, ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद के लोग सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75(3) में, आर्टिकल 75 भाग 3 में आप देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडल व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल व्यवस्था। और इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है, और कार्यपालिका के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं। समझ गए? तो कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद लोकसभा पर विश्वास रहता है, तब तक कार्यपालिका सत्ता में रहेगी। तो एग्जैक्टली आज की थियरी और क्वेश्चन यहां पर मैं करता हूं समाप्त, क्योंकि हो गई है क्लास बहुत लंबी, और ज्यादा कर दूंगा तो आपके दिमाग में इतना सारा कॉन्सेप्ट एक साथ जमा नहीं होगा। तो भाई क्लास आपको पसंद आई होगी, जल्दी से व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। हमारे नोट्स आपको मिलेंगे, पूरा NCERT जो अब उत्तर प्रदेश में भी लागू हो गया है। शिक्षक बनना है, यूपी टेट, सीटेट या कुछ भी आपको क्रैक करना है, कोई भी कंपटीशन, तो NCERT समरी के बेस्ट नोट्स प्लस पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। बस स्पेशल ग्रुप से जुड़िए, बेहतरीन क्लास ज्वाइन करिए, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे आज से आपकी NCERT पैटर्न की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूं। NCERT पैटर्न की सीरीज में हम बेसिकली 4 विषय एकदम शुरू से कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की किताबों की समरी, एक एक चैप्टर का निचोड़ पूरी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये चीजें आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं NCERT को, तो यहां पर संविधान से हम शुरू करेंगे, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से, है ना। संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप इनमें से बहुत सी चीजें पहले से जानते हैं और बहुत सी चीजें होंगी जो आप अब जानेंगे। तो यहां पर कुल कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1 यानी जहां से संविधान शुरू होता है वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों कि संविधान क्या है, व्हाट
इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दर्शाने वाला सरकार का एक ढांचा है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्वतंत्र देश की एक कानून व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उस देश का कानून, नियम, कायदे बनाए जाते हैं और वहां की जनता उन चीजों का पालन करती है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में अगर हम बात करें तो संविधान किसी भी सरकार के कार्य करने की एक प्रणाली होती है, ठीक है, और उसी प्रणाली के अंतर्गत वो सरकार काम करती है। तो पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे एनसीईआरटी का जो पॉइंट नंबर 1 है ये बताता है कि संविधान हर स्वतंत्र देश बनाता है, जनता पर शासन किया जाता है संविधान के थ्रू। इसका मुख्य अंग, ये बहुत जरूरी है पॉइंट 1 का, कि इसका मुख्य अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 सरकार के मुख्य अंग हैं, ठीक है, जिनकी व्यवस्था करता है कौन? संविधान। संविधान न केवल आपके अधिकारों की परिभाषा देता है, अधिकारों को परिभाषित करता है, बल्कि उसके उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो छोटे छोटे बच्चों को हम संविधान के विषय में ऐसे सिखा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग जान लीजिए कि ये 3 अंग कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं, इसको जनता से संबंध स्थापित करता है कौन? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। संक्षेप में संविधान क्या है? ये एक मौलिक कानूनी आलेख है। अगर हम बात करें संक्षेप में तो संविधान क्या है? एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी भी देश की सरकार काम करती है। मौलिक रूप से एक कानूनी आलेख है, ठीक है, और संविधान देश के सभी नियमों से श्रेष्ठ होता है। संविधान जो है वो देश के चाहे जितने नियम हो, सभी नियमों से जो संविधान है वो टॉप पर होता है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के हिसाब से ही होना चाहिए, है ना, सबको बराबर। देखिए संविधान 3 चीजों पे काम करता है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, है ना। तो इन 3 चीजों पर ये संवैधानिक मूल्य हैं, ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता। और अगर हम चौथे चीज की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में संविधान एक लिखित कानून है जिसे आप बेसिक लॉ या आधारभूत कानून भी कह सकते हो। ये बेसिक लॉ भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, संविधान एक आलेख मात्र ही नहीं है बल्कि यह क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकता, अपेक्षा और इनके साथ निरंतर ये डेवलप भी होता रहता है। आप देखेंगे कि संविधान में बहुत सारी चीजें बदली भी जाती हैं। संविधान की सार्थकता और विषय वस्तु इसके क्रियान्वयन के तरीके क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार संविधान एक जीवित आलेख के रूप में भी आप संविधान को स्वीकार कर सकते हैं कि भाई ये एक जीवित आलेख है, ठीक है। इसे इसीलिए हाईलाइट कर दिया गया है यहां पर। चौथा क्या करें कि अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति है। संविधान क्या है? अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति है संविधान, और ये लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ? शासन करने वाला सिद्धांत, ये इसका अर्थ हुआ। तो पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इस पर। ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? देश का शासन जिन नियम से, जिन सिद्धांत के अनुसार चलता है उसे हम संविधान कहते हैं, ठीक है। चलिए, संविधान उन कानून के या नियम के समूह को कहते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है।
आज के समय में लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। देख लीजिए, लिखित संविधान, सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भाई सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये 17 सितंबर 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया, जो कि 21 जून 1788 को लागू हुआ। तो ये डेट, ये पॉइंट अगर आप लोग लिख लेते हो, इसे याद कर लेते हो, तो भाई सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये कि आधुनिक युग में सबसे पहले लिखित संविधान किसका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 17 सितंबर 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ये डेट याद कर लो। और लागू हुआ 21 जून 1788 को अमेरिका में ये संविधान जो है वो लागू हो गया। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यूरोप में सर्वप्रथम संविधान नीदरलैंड में बना। अब चलिए देखिए, यहां पर यूरोप की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम संविधान जो है वो नीदरलैंड में बना, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है। चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बस जो निचोड़ है 25-30 पॉइंट का, उसमें से क्या चीजें आपको समझनी है और याद रखनी है हमेशा के लिए। देखिए, कुछ चीजें आपको समझने की होती है, कुछ चीजें आप हमेशा के लिए याद रखते हो, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उस प्रश्न का एकदम सही और सटीक जवाब दे सको। देखिए, सामग्री एलिजाबेथ का एक राजलेख था। 1600 का राजलेख में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC स्थापित हुई। किसका राजलेख था ये? साम्राज्ञी एलिजाबेथ का। रॉयल चार्टर से पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। ठीक है, इनको क्या अधिकार दिया गया कि भाई जाइए आप और पूर्वी देशों में आपको व्यापार का, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी शासन करने के उद्देश्य से पूर्वी देशों की तरफ से साम्राज्यवाद की दृष्टि से नहीं बढ़ी। उसका जो उद्देश्य था वो था व्यापार करने का एकाधिकार मिला था। बाद में उन्होंने अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया, स्थितियों को देखते हुए, जानते हुए चीजों को अपना विस्तृत किया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध एक गवर्नर 24 सदस्यों के द्वारा होता था। याद रखिएगा, 24 मेंबर्स के द्वारा होता था, 24 सदस्यों के द्वारा। इस कंपनी के प्रशासन के लिए विधि बनाने और दंड प्रदान करने की कुछ शक्तियां प्राप्त ही। ठीक है, इस कंपनी के प्रशासन को विधि बनाने के लिए और लोगों को दंड प्रदान करने के लिए कुछ शक्तियां प्राप्त थी। तो इतना जान लीजिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां से संविधान की नींव रखी गई। इसके बाद देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यह चीज जो है, इसके पश्चात 1609, 1615 और 1626 तीन चार्टर एक्ट हुए। ठीक है, 1609, 1615 और 1626 इसके चार्टर द्वारा भी सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई, यानी विकास कर दिया गया, शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये तीन डेट्स याद रखिएगा। 1661 के राजलेख से कंपनी को फैक्ट्री में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए दीवानी और फौजदारी का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 10। यहां तक आपने ये देखा कि भाई 1609, 1615, 26 का चार्टर द्वारा, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये था क्या। ठीक है, यहां से देखिए, 1626 का जो राजलेख था, यानी चार्टर एक्ट था, आज्ञा पत्र था 1626 वाला, ये क्या था? 24 सितंबर 1726, 1600 नहीं, एक्चुअली 1726। ठीक है, याद रखिएगा, 1726 का जो चार्टर एक्ट था, ये कलकत्ता, मद्रास, बंबई में निगम की स्थापना किया। ठीक है, निगम आप समझ रहे हो ना, नगर निगम, तो इसने जो है निगम की स्थापना की। कहां पर? कलकत्ता, मद्रास और बंबई में निगम की स्थापना की। ब्रिटिश सम्राट द्वारा बंबई, कलकत्ता, मद्रास में मेयर कोर्ट भी स्थापित किए गए। कंपनी के स्वयं के लिए विधि निर्माण की शक्ति दी गई। अब कंपनी स्वयं के लिए विधि यानी कानून का निर्माण की शक्ति भी कंपनी को दी गई। तो ये पॉइंट नंबर 11 है। ठीक है।